हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफार्मर पार्ट 2। इस लेक्चर में कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड है। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, मीन्स पावर ट्रांसफार्मर को किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है: फुल लोड, 50% ऑफ लोड, 80% ऑफ लोड, नो लोड। पावर ट्रांसफार्मर जनरली जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिशन पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन जहाँ लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, ऑलवेज मेंटेन फुल लोड कंडीशन। इसलिए पावर ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन्ड हो, क्योंकि ऑलवेज फुल लोड मेंटेन करके रखता है पावर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर वर्क करता है, डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है। बट क्यों नहीं करता, उसका रीजन देखते हैं। जब एसी सप्लाई दी जाती है ट्रांसफार्मर को, तब प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इसका जो इम्पिडेंस है वो जेड मान लेता है। उस कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग का करंट VS माइनस E1 अपॉन जेड। जेड की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि हम वाइंडिंग को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि उसका इंपेडेंस कम से कम हो। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि VS 230 वोल्ट है, E1 200 वोल्ट है, जेड 0.5 ओम। उस कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पर 30 अपॉन 0.5 मीन्स 60 एम्पियर। यहाँ पर यदि आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड करोगे तब देखते हैं क्या होता है। यदि आपने डीसी सप्लाई प्रोवाइड की 230 वोल्ट की, उस कंडीशन में यहाँ ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जब करंट का फ्लो होगा वाइंडिंग में, तो ये जो फ्लक्स का नेचर है वो कैसा रहेगा, स्टैटिक रहेगा। वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, d∅dt प्रोड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि डीसी सप्लाई का नेचर कैसा होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज वेरी नहीं होता है, एक कांस्टेंट रहता है। इसलिए इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी डीसी नेचर का होगा। जब करंट डीसी नेचर का होगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी डीसी नेचर का होगा। जब फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ही नहीं, तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है d∅dt, लेकिन फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ही नहीं, जीरो रहेगा, तो ईएमएफ भी जीरो रहेगा। यहाँ ईएमएफ E1 इंड्यूस नहीं होगा। जब ईएमएफ E1 इंड्यूस नहीं होगा तब देखते क्या होता है। यहाँ पे 0 वोल्ट ईएमएफ रहेगा, E1 की वैल्यू 0 हो जाएगी डीसी सप्लाई की कंडीशन में। उस कंडीशन में 460 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। कहाँ 60 एम्पियर करंट और कहाँ 460 एम्पियर करंट। इतना हाई करंट यदि फ्लो होगा तो ये वाइंडिंग जल जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए डीसी सप्लाई की कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन चेक करते हैं। नो इफेक्ट। इफेक्ट तो हो रहा है, वाइंडिंग जल जा रही है। ऑपरेट विथ हाई एफिशिएंसी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 3, द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर मेनली डिपेंड्स ऑन। अब कैसे पता करें, उसके लिए एक उपाय है। आपके पास ईएमएफ की इक्वेशन है। ईएमएफ की इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर की 4.44 φm F इंटू एन। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए एन की प्लेस पे N1 आ जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए एन की प्लेस पे N2 आ जाएगा। φm की जो वैल्यू होती है वो होती है BM इंटू ए। तब ईएमएफ इक्वल टू 4.44 φm की प्लेस पे BM इंटू ए इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर डिपेंड्स ऑन। साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा साइज होगा। तो एरिया का रिलेशन निकालते हैं। एरिया इक्वल्स टू E अपॉन 4.44 BM इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब ट्रांसफार्मर की साइज की बात करते हैं। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हुई तो साइज कम हो जाएगा। मीन्स BM पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ पर भी डिपेंड कर रहा है। मीन्स इन तीनों पर ट्रांसफार्मर का साइज डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग इज सप्लाइड विथ रेटेड वोल्टेज, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन प्राइमरी is supplied current at reduced voltage, primary is supplied at rated kVA, primary is supplied full load current। देखिए आप इसे ऐसे चेक कीजिए। ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है और कोर लॉस किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। यदि आपको रेटेड कोर लॉस चाहिए तो आपको रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। इन चारों ऑप्शन में जहां रेटेड वोल्टेज है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्राइमरी इज सप्लाइड विथ रेटेड वोल्टेज, पहले ही ऑप्शन रेटेड वोल्टेज दिया है, कहीं भी रेटेड वोल्टेज की टर्म नहीं है इसके अलावा। मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन एग्जाम में कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं। हाई वोल्टेज साइड applied with rated voltage, low voltage side applied with rated voltage, high voltage side supplied with rated kVA, primary is supplied with full load। तो ओपन सर्किट टेस्ट को आप हाई वोल्टेज साइड भी परफॉर्म कर सकते हो और लो वोल्टेज साइड भी परफॉर्म कर सकते हो। बट यदि कॉस्ट को कंसिडर किया जाए उस कंडीशन में यदि आप लो वोल्टेज साइड ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि लो वोल्टेज साइड यदि आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली इंडक्शन इफेक्ट के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो आपको हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज देने की जरूरत ही नहीं है। जब आप लो वोल्टेज साइड वोल्टेज दे रहे हो तो
ऑटोमेटिकली सेकेंडरी साइड में वोल्टेज प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो आपको कम रेंज का वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि आपकी सिस्टम की कॉस्ट कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, लो वोल्टेज साइड अप्लाइड विद रेटेड वोल्टेज। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये देखिए आप, ये एक लेमिनेशन, ऐसे बहुत सारे लेमिनेशनों को, इस प्रकार के बहुत सारे लेमिनेशन को जोड़ के लेमिनेटेड कोर तैयार की गई है। इन चारों ऑप्शन में से थीन कोटिंग ऑफ वार्निश का यूज किया जाता है। थीन कोटिंग ऑफ वार्निश का यूज क्यों किया जाता है? पहला तो ये मॉइस्चर को आउट ऑफ द वाइंडिंग मेंटेन करता है, वाइंडिंग को हमिंग, नॉइज और वाइब्रेशन से सेव करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की तरह वर्क करता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। 4 ऑप्शन है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ऑप्शन में हो तो आप ये नहीं बता सकते कि किस वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा और किस वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। देखते हैं कैसे। ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है एंड लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है। जिस साइड ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस साइड वाइंडिंग का एरिया ज़्यादा होना चाहिए, और जिस साइड कम करंट फ्लो होता है उस साइड वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है? विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। लेस क्रॉस सेक्शन एरिया तो HV वाइंडिंग में, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग फ्रीक्वेंसी डैश सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। दोनों वाइंडिंग में सेम फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा दोनों का नेचर एक जैसा होगा। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। 1000 वोल्ट एम्पियर, मैंने आपको बताया कि जब भी वोल्ट एम्पियर की रेटिंग दी हो तो इसकी वैल्यू E1 इंटू I1 E2 इंटू I2 के इक्वल होती है। 100/200 वोल्ट मीन्स ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड पर ऑपरेट हो रहा है। देन फाइंड करेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। बहुत ईजी हो जाएगा। अब E1 I1 इक्वल टू 1000 वोल्ट एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। E1 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 100 वोल्ट, तब I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I1 इक्वल टू 1000 वोल्ट एम्पियर अपॉन 100 वोल्ट। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। I1 इक्वल टू 10 एम्पियर। ये प्राइमरी वाइंडिंग का करंट आ गया हमारे पास। 10 एम्पियर एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। I2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आंसर तो वैसे ही आ चुका है, पहला ऑप्शन मैच हो गया। E2 I2 की वैल्यू भी 1000 वोल्ट एम्पियर के इक्वल है। E2 की वैल्यू 200 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। I2 मुझे फाइंड आउट करना है 1000 वोल्ट एम्पियर। I2 की वैल्यू हो जाएगी 1000 वोल्ट एम्पियर अपॉन 200 वोल्ट। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट भी आ गया, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अब 500 kV 4400/500 वोल्ट। सारे क्वेश्चन की तरह ये E1 I1 E2 I2 की वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, N2 की वैल्यू गिवन है। देन फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग पूछ रहा है, मीन्स N1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे देखिए, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, E1 4400 E2 500, N1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है इस पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। N2 क्वेश्चन में गिवन है 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उस कंडीशन में N1 की वैल्यू 880 टर्न। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड EMF पर टर्न। बहुत इजी हो जाएगा, इस रिलेशन का यूज कीजिए आप। N1 को E2 के प्लस पे ला दीजिए और N1 के प्लस पे E2 को ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा E1 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन N2। हम जानते हैं कि EMF पर टर्न सेम होता है, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग का हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग का हो। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या है, EMF पर टर्न। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको EMF पर टर्न मिल जाएगा। E1 की वैल्यू 4400, N1 की वैल्यू 880 है, कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स EMF पर टर्न 5 वोल्ट। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करेंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग एट फुल लोड। सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट चाहिए, ये भी बहुत ईजी है। E2 I2 इक्वल टू 500 kV, K को
10 की पावर 3 से रिप्लेस कर देते हैं वोल्ट एम्पियर। E2 की वैल्यू आपको सेकेंडरी वाइंडिंग करंट चाहिए, इसलिए E2 की वैल्यू हम पुट कर दीजिए 500 वोल्ट इंटू I2 इक्वल टू 500 इंटू 10 की पावर 3। 500 से ये 500 कैंसिल हो जाएगा। I2 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 3 एम्पियर मीन्स 1000 एम्पियर। फोर्थ क्वेश्चन, करेंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग एट हाफ लोड। हाफ लोड को बोले तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इस करंट को हाफ कर देना है, तो हाफ लोड पे करंट फाइंड आउट हो जाएगा 500 एम्पियर मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a single phase 6 kV by 0.25 kV मीन्स ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है, 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ट्रांसफार्मर कोर अलाउ मैक्सिमम फ्लक्स मीन्स ये 5M की वैल्यू है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग मीन्स ये N1 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं कि N1 की वैल्यू कितनी होगी। एंड आल्सो फाइंड सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड N2 की वैल्यू भी इन्हें चाहिए। E1 की वैल्यू कितनी होती है 4.44 5M F इंटू N1। E1 क्वेश्चन में गिवन है 6 kV, K को रिप्लेस करके 10 की पावर 3 कर देता हूँ। 4.44 5M की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -2 क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ये भी क्वेश्चन में गिवन है। N1 मुझे फाइंड आउट करना है, तब N1 यहाँ से 6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 4.44 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 50। जब इसे आप सॉल्व करोगे तब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 450 आएगी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एनी ट्रांसफार्मर I2 अपॉन I1 ग्रेटर देन 1 देन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो चेक करते हैं। I2 अपॉन I1 ग्रेटर देन 1 मीन्स I2 ग्रेटर देन I1। इस I1 को इधर शिफ्ट कर दो, तब ये आ जाएगा हमारे पास। ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है कि जिस साइड वोल्टेज ज्यादा होता है उस साइड करंट कम होता है, और जिस साइड वोल्टेज कम होता है उधर करंट ज्यादा होता है। सेकेंडरी साइड करंट ज्यादा है मीन्स सेकेंडरी साइड वोल्टेज जो है वो कम होगा, और प्राइमरी साइड करंट कम है इसलिए वोल्टेज ज्यादा होगा। जब V1 ग्रेटर देन V2 है उस कंडीशन में V1 अपॉन V2 का रेशियो निकालते हैं, V1 अपॉन V2। अब देखिए V2 छोटा है और V1 बड़ा है, उस कंडीशन में ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि V1 ग्रेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है इन कंपेरिजन ऑफ डिनोमिनेटर, इसलिए वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलिकॉन स्टील कोर इन द ट्रांसफार्मर मीन्स ट्रांसफार्मर में जो सिलिकॉन स्टील की कोर यूज होती है उसका क्या पर्पस है। सिंपल सी बात है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ले जाने के लिए एक लोवेस्ट रिलक्टेंस का पाथ या बहुत इजी पाथ प्रोवाइड करता है। यही पर्पस है स्टील की कोर का, सिलिकॉन स्टील की कोर का। यहाँ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? प्रोवाइड लोवेस्ट पाथ फॉर फ्लो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट के लिए पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रोवाइड लोवेस्ट पाथ फॉर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। रिड्यूस कॉपर लॉस का कोई लेना देना नहीं स्टील की कोर से। इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी, ये भी ऑप्शन गलत है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर इज यूजुअली व्हाट % ऑफ फुल लोड करंट। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि नो लोड करंट फुल लोड करंट का कितना परसेंटेज होता है। हम सभी जानते हैं नो लोड करंट फुल लोड करंट का 2 to 5% होता है, और इस नो लोड करंट में दो करंट इंक्लूड होते हैं, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा कोर लॉस करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट मैग्नेटिक कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ड्रॉ किया जाता है, और कोर लॉस करंट कोर लॉस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। हम सभी जानते हैं कि जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाता है, कॉपर लॉस जब आयरन लॉस के बराबर हो जाता है तब मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेंड होती है, और इसमें कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है और आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, इसलिए कॉपर लॉस को इतना वेरी किया जाता है कि इसकी वैल्यू आयरन लॉस के बराबर हो जाए, तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेंड होगी। क्वेश्चन नंबर 15, इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखो ये दोनों तो डिसाइड नहीं करते कि किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि लो वोल्टेज साइड हाई करंट फ्लो होता है और हाई वोल्टेज साइड लो करंट फ्लो होता है, ये ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए डेफिनेटली जिस वाइंडिंग में हाई करंट फ्लो होगा वहाँ मोर क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज़ होगा, उस अकॉर्डिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग में मोर क्रॉस सेक्शन का यूज होगा। ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, शायद आपको पहले ही क्वेश्चन था, डबल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड। क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि पावर ट्रांसफार्मर जनरली जनरेटिंग स्टेशन पे और ट्रांसमिशन ऑपरेशन में यूज होता है, और यहाँ पे लोड में फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट मेंटेन होता है, इसलिए फुल लोड की कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए
इस प्रकार के ट्रांसफार्मर डिजाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये डोमेस्टिक लेवल पे यूज होते हैं, जैसे शहरों में, गाँवों में, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का यूज किया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो कभी भी फुल लोड पर ऑपरेट नहीं होते, कभी लोड बढ़ जाता है, कभी लोड घट जाता है, हमेशा लोड फ्लक्चुएट होते रहता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर से हमेशा 50 to 55% लोड कनेक्टेड होते हैं, इसलिए 50% फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 18, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में आयरन कोर का क्या यूज है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आयरन कोर है यह प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक इजी पाथ प्रोवाइड करती है। इजी पाथ मीन्स कम रिलक्टेंस वाला पाथ प्रोवाइड करती है। अब रिलक्टेंस क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। इजी पाथ प्रोवाइड कर रहा है मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में कम अपोजिशन प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स कम रिलक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। जब कम अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कम मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? इस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स से ड्रॉ किया गया करंट मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाता है। यदि यहाँ पे कोर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब क्या होगा? आप इंडक्शन मोटर को देखिए, इंडक्शन मोटर में क्या होता है? स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है, जिससे कि वहां पे एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की डिमांड करता है इंडक्शन मोटर सोर्स से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर है, ये कोर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है, इसलिए कम मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगा। यही ट्रांसफार्मर में यदि कोर नहीं लगाऊं, केवल वाइंडिंग आपस में कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर दूं तो बीच में एयर गैप प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने में बहुत ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन चेक करते हैं, आयरन कोर का क्या पर्पस है? टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नहीं, कपलिंग करना नहीं है, वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, कपलिंग कहाँ हो रही है वहाँ पर। टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स। नहीं, आयरन कोर से म्यूचुअल फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। हाँ देखो, आयरन कोर लगाने से मैग्नीट्यूड कम हो गया मैग्नेटाइजिंग करंट का। जब एयर गैप की कंडीशन में बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा, जैसे कि इंडक्शन मोटर में होता है, लेकिन यहाँ आयरन की कोर कनेक्टेड है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, इसलिए बहुत कम मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अ सिंगल फेस 1000 वोल्ट एम्पियर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ भी वोल्ट एम्पियर रेटिंग आपको दिखे E1 I1 इक्वल टू E2 I2 के इक्वल होती है। 100/200 वोल्ट ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड इफ आयरन एंड कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर रेस्पेक्टिवली 100 वाट एंड 400 वाट। ये आयरन लॉस की वैल्यू है और एक कॉपर लॉस की वैल्यू है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड करंट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। हम पहले ही इसकी इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। लोड करंट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इक्वल टू लोड करंट एट फुल लोड, और लोड सेकेंडरी साइड में लगा होता है इसलिए सेकेंडरी साइड का करंट ही लोड का करंट होगा, इनटू अंडर आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। I2 फुल लोड की वैल्यू निकाल लेते हैं इस रिलेशन से। I2 फुल लोड E2 इंटू I2 इक्वल टू 1000 वोल्ट एम्पियर, E2 200 वोल्ट। I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, I2 इक्वल टू 5 एम्पियर। ये हमें I2 फुल लोड करंट फाइंड आउट हो गया। आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। IM इक्वल टू I2 फुल लोड 5 एम्पियर अंडर रूट आयरन लॉस 100 वॉट, फुल लोड कॉपर लॉस 400 वॉट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 2.5 एम्पियर, मीन्स ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अ सिंगल फेस 1000 वोल्ट एम्पियर मीन्स ये E1 इंटू I1 या E2 इंटू I2 की वैल्यू है। इसे फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं हो उस कंडीशन में दी गई वोल्ट एम्पियर रेटिंग को फुल लोड वोल्ट एम्पियर रेटिंग कंसीडर कर सकते हैं। 100/200 वोल्ट ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है। ऑपरेटिंग एट फुल लोड इफ आयरन एंड कॉपर लॉस 100 वॉट एंड 400 वॉट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्ट एम्पियर रेटिंग। इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल यहाँ पे था वैल्यू ऑफ करंट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, यहाँ चेंज हो गया है वोल्ट एम्पियर रेटिंग फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें? वैल्यू ऑफ लोड करंट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो वहां हमारे पास फार्मूला था वैल्यू ऑफ लोड करंट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इक्वल टू I2 फुल लोड इंटू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। बट इस क्वेश्चन में हमें वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालना है फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, जो कि वोल्ट एम्पियर रेटिंग एट फुल लोड इंटू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 19 था वहां हमें वैल्यू ऑफ लोड करंट फाइंड आउट करना था फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है
वैल्यू ऑफ वोल्ट एम्पियर रेटिंग फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ निकालना भी नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देना है। देखिए वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालना है फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। वोल्ट एम्पियर रेटिंग एट फुल लोड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1000 वोल्ट एम्पियर। अंडर रूट आयरन लॉस 100 वॉट 400 वॉट, इसे सॉल्व कीजिए। 1000 वोल्ट एम्पियर इंटू 100 बाहर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 400 बाहर आ जाएगा 20 हो जाएगा, कट जाएगा, मीन्स 500 वोल्ट एम्पियर रेटिंग फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो थैंक यू गाइस। इसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पार्ट 3।